कर लगाम अपने हाथ में ले ली और जीप की मदद से योजनाबद्ध तरीके से काबू में कर लिया। अभिमन्यु को भवानी की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई दिया। एक बार फिर से तीनों गाड़ियां एक के पीछे एक चल दी। भवानी सिंह और अभिमन्यु सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठे। पिताजी, क्या हमें अवधपुर पहुंचने में 6 महीने लगेंगे? वो यहाँ से ठीक कितनी दूरी पर है? अभिमन्यु ने सोचा। ध्रुव अपने पिछले जन्म में इतने वक्त में लगभग आधा एशिया घूम लेता। हाँ, पिछली बार मुझे लगभग 6 या 7 महीने लगे थे, जब मैं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया था, भवानी सिंह ने उत्तर दिया। आपकी आंखें अब कैसी हैं पिताजी? अभिमन्यु ने सिर हिलाया और पूछा। मैं ठीक हूं, भवानी सिंह ने कहा। अभिमन्यु ने जीरो को भवानी सिंह के शरीर की स्थिति की जांच करने के लिए कहा। भवानी सिंह, ताकत 2.2, फुर्ती 2.4, सहन शक्ति लगभग 2.1, स्थिति चोटिल पर जल्दी ही हालत में सुधार होगा। जीरो की सूचना से अभिमन्यु दंग हो गया। पिछली बार की तुलना में उनके अंदर के गुण काफी कम थे। मुझे उनके घायल होने से पहले रिकॉर्ड की हुई पिताजी की ताकत की जानकारी बताओ, अभिमन्यु ने कहा। चोट से पहले भवानी सिंह, ताकत 2 से 4, फुर्ती 3.4, सहन शक्ति 3.91, जीरो ने सूचना दी। संख्या क्यों घट गई? अभिमन्यु ने पूछा। इसका कारण कुछ अंगों का पूरी तरह से खराब होना है, जीरो ने सूचना दी। ठीक होने के कितने आसार हैं? दुखी होते हुए अभिमन्यु ने पूछा। 11% तक ठीक होने की संभावना है। कई दुर्गम दवाइयों की आवश्यकता होगी, जीरो ने रिपोर्ट किया, और दवाओं के नाम का एक पूरा समूह अभिमन्यु की आंखों के सामने नीले रंग में दिखने लगा। फिलहाल उसके पास इन दवाइयों को खोजने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और एक आह भर के संतोष किया। यात्रा शुरू हुए 5 दिन बीत चुके थे। चारों तरफ घने जंगल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। आगे की गाड़ी में सुरक्षा और सही रास्ते की जांच हेतु सिर्फ अभिमन्यु और भवानी सिंह ही बैठे थे, और बाकी 2 गाड़ियों में बचे हुए लोग तथा रन और पानी था। घोड़ों को आराम देने के लिए कुछ लोगों को कभी कभी पैदल भी चलना पड़ता था। अभिमन्यु यात्रा शुरू होने के बाद से अपना ज्यादातर समय सोने में बिताता था। लड़ाई के दौरान उसे बहुत चोटें लगी थी और ठीक होने के लिए उसे अच्छे खासे समय की जरूरत थी। चिप ने उसे ठीक करने की योजना बना दी थी और वो उसके मुताबिक ही सारी चीजें कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु गाड़ी वाहन के बगल में जाकर बैठ गया। अभिमन्यु को अपने पास आकर बैठा देख वो मुस्कुराया। युवराज अभिमन्यु, आप नींद से जाग गए? हरि सिंह ने अभिवादन किया। हम अभी कहाँ हैं? अभिमन्यु ने एक लंबी जमाई ली और पूछा। 2 दिन और फिर हम इस जंगल के बाहर निकल जाएंगे। आगे एक नदी भी है, जहां से हम लगभग खाली हो चुके पानी के बर्तनों को पूरा भर लेंगे, हरि सिंह ने उत्तर दिया। भवानी सिंह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने पीछे की गाड़ी में गए थे। अभिमन्यु ने खुद के जख्मों की जांच करनी चाहिए। जीरो, मेरे शरीर की स्थिति कैसी है? उसने पूछा। घाव भर रहे हैं। अनुमानित ठीक होने का समय 15 दिन, जीरो ने रिपोर्ट किया। 15 दिन तो काफी ज्यादा है। अभिमन्यु चिंतित होकर सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक बदबू आई। खून की गंध। अभिमन्यु ने हवा में आती गंध को महसूस किया और चिल्लाया, हरि सिंह, गाड़ियां रोको! उसने आदेश दिया। अभिमन्यु की बातें सुनते ही हरि सिंह ने सिर हिलाया और एक लंबी छड़ी जिसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा लगा हुआ था, उसे एक सिरे से पकड़कर हवा में लहराने लगा। ये गाड़ियों को रोकने का संकेत था। तीनों गाड़ियां धीरे धीरे रुक गईं और सब लोग अचानक गाड़ियां रोके जाने से थोड़ा घबरा गए। कुछ लोग उस तरफ जाओ और देखो, बाकी लोग भी तैयार हो, रुद्र ने खून को सूंघते ही आदेश दिया। अभिमन्यु भी अपनी तलवार हाथ में लिए गाड़ी से नीचे कूदा। पीछे से उसे भवानी सिंह की आवाज आई। क्या हुआ?
गाड़ियां क्यों रुक गई हैं? भवानी सिंह ने आते ही पूछा। लगता है सामने कुछ हुआ है, मुझे खून की गंध आई, अभिमन्यु ने कहा। आगे का रास्ता मोड़दार था और बाईं तरफ खून के धब्बे थे। खून घास पर बिखरी हुई थी और उसके निशान अंदर झाड़ियों में जा रहे थे। सब उस तरफ चल पड़े। बाकी लोग भी घबरा गए थे और एक दूसरे को पूछकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। अभिमन्यु और भवानी सिंह गंभीर हो गए जब उन्होंने खून के धब्बे के पास एक टूटी हुई लकड़ी की ढाल देखी। ढाल पर उल्लू और कुल्हाड़ी का चित्र उकेरा गया था। जाहिर तौर पर ढाल अपने मालिक को नहीं बचा पाया और वो टूट गया था और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। आश्चर्य है, ये बहुत मजबूत लकड़ी से बनी ढाल है और इसके नीचे मजबूती बढ़ाने के लिए मोटे लोहे का पतरा भी गड़ा हुआ है। अगर मैं पूरी तरह से ठीक भी होता फिर भी इस ढाल को नहीं तोड़ पाता, भवानी सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। इसका क्या मतलब है? अभिमन्यु ने घबराकर पूछा। इतना ताकतवर कौन हो सकता है? अभिमन्यु ने मन में सोचा और कुछ अशुभ होने की कल्पना भी उसके मन में आने लगी। उल्लू और कुल्हाड़ी, ये सेलरगढ़ का प्रतीक चिन्ह है, भवानी सिंह ने कहा। यहां कोई भी इस तरह की ढाल को नहीं तोड़ सकता है, इसलिए ये शायद सलादीन साम्राज्य का कोई व्यक्ति है। अभिमन्यु, तो मेरे साथ आ, भवानी सिंह ने गहरी आवाज में कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। उनके कारवां में केवल वो और भवानी सिंह ही शूरवीर थे। भले ही अभिमन्यु महज 18 साल का था, उसने पहरेदारों को चौकस रहने का आदेश दिया और सावधानी से लकड़ी की ढाल की ओर चल पड़ा। उन्होंने वहां काले कवच में एक लाश देखी। कवच पर उकेरे चिन्ह को भवानी सिंह ने ध्यान से देखा। ये सिराज है, भवानी सिंह ने कहा। सेलरगढ़ में सिराज सबसे शक्तिशाली शूरवीर था। इतना कहकर उसकी लाश को भवानी सिंह ने पैरों से ठोकर मार के पलट दिया। चारों तरफ लाश पर बैठी हुई मक्खियां उड़ पड़ी और एक सड़न की बहुत ही तीव्र गंध हवा में फैल गई। लाश एकदम पीली पड़ चुकी थी। उसका सिर एक उंगली की चौड़ाई के आकार जितना घाव लगे होने से पूरी तरह से खुल गया था। लाश को देखते ही अभिमन्यु को उल्टी आने लगी। मरा हुआ व्यक्ति बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा था। फिर सिर पर लगा घाव इतना गहरा था कि उसमें से निकल रहा द्रव्य अभिमन्यु को साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और रेंगने वाले कीड़े दावत मना रहे थे। बहुत ही घिनौना दृश्य था। इसकी बहुत निर्मम हत्या हुई है, भवानी सिंह ने लाश का निरीक्षण करते हुए कहा। उन्हें बदबू से कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था और वो छोटी से छोटी बारीकियां देखने में लगे हुए थे। सिराज को खत्म करने में हमलावर को लगभग सिर्फ 2 बार लगे। केवल एक परमवीर ही ऐसा कर सकता है, भवानी सिंह ने थोड़ी देर जांच करने के बाद कहा। परमवीर? अभिमन्यु ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। परमवीर कौन है पिताजी, और वो कितने ताकतवर होते हैं? उसने पूछा। एक परमवीर मुझ जैसे योद्धा को भी कुछ ही समय में मौत के घाट उतार सकता है और जवाबी हमले में मैं शायद तुझ पर एक हल्का घाव भी नहीं कर पाऊंगा, भवानी सिंह ने कहा। मैंने आखिरी बार एक परमवीर तराई के युद्ध में देखा था और उस एक को मारने के लिए मेरे और संग्राम सिंह जैसे 5 योद्धा लगे थे। फिर भी उसका सामना करने में हमारे पसीने छूट गए थे। प्रताप को तो मैंने पीछे खींचकर किसी तरह उसके वार से जिंदा बचाया था। सलादीन ने इस बार बहुत गंभीर योजना के साथ आक्रमण किया है। साथ साथ अनंत चंदेल का सेलरगढ़ भी उनकी चपेट में है, भवानी सिंह ने चिंतित स्वर में कहा। हमें क्या करना चाहिए? अभिमन्यु ने भवानी सिंह को बीच में ही रोकते हुए पूछा। सेलरगढ़ का नाम सुनते ही कांचनी की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, जिसके प्यार में पागल होकर उसने घोड़े की दौड़ में हिस्सा लिया था और गिरकर अपनी जान गंवा बैठा था। तभी भवानी सिंह ने उसे सतर्क रहने का सुझाव दिया। भवानी सिंह ने खून के निशान की जांच की और निशान का पीछा किया। लगभग 5 मिनट बाद वो एक किनारे पर झाड़ी में छिप गया और उसने अभिमन्यु को भी बिल्कुल आवाज न करने का इशारा किया। अभिमन्यु को भी आसपास कुछ आहट महसूस हुई।
ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दूरी पर आसपास कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। आगे एक चट्टान के उस पार नीचे खाली सतही मैदान पर उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। थोड़ा और करीब जाने पर उन्होंने देखा वहां सचमुच लड़ाई हो रही थी। भूरे रंग के चमड़े की सूट में एक लंबे बालों वाला आदमी मैदान के बीच में एक छोटी सेना से घिरा हुआ था। उसके साथ कोई 10 तलवारधारी भी थे, परंतु वे सब घायल हो गए थे। उन सभी के हाथों में हरे रंग की धारी वाला कपड़ा बंधा हुआ था। दूसरी ओर उनके चारों ओर के सैनिकों ने लोहे के काले कवच पहने थे और उनकी संख्या लगभग 100 के करीब थी। सफेद कवच में 2 शूरवीर सबसे आगे खड़े होकर लंबे बालों वाले आदमी को देख रहे थे। कई सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे और उनके बेजान शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई पहले से ही अपने चरम पर थी। ये हमारे साम्राज्य की सेना है और उनके बीच घिरे हुए सैनिक सलादीन के हैं, भवानी सिंह ने धीमी आवाज में समझाया। पहले ही आत्मसमर्पण कर दो, वरना बेफिजूल ही जान गंवानी पड़ेगी और एक परमवीर को इस तरह मरना शोभा नहीं देता। काले कवच वाले शूरवीरों में से एक ने शांति से कहा। वो अपनी सेना की ताकत के प्रति बहुत आश्वस्त मालूम पड़ रहा था। तुम्हें लगता है कि यह संभव है? लंबे बालों वाला आदमी हंसा। उसके बात करने का तरीका एकदम अलग था और उसकी बहुत ही गहरी आवाज थी। मैं सलादीन साम्राज्य से तीसरे खेप में भेजा हुआ सेना नायक हूँ। अभी और भी आने बाकी है। तुम्हारा खेल खत्म। बेहतर होगा अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो और हमसे हाथ मिला लो। संभव है कि हमारे महाराज तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हें इनाम भी देंगे। लंबे बालों वाला आदमी हंसा और उसने कहा, किन्हीं कारणों से दोनों तरफ से काफी देर तक सिर्फ बातें होती रहीं। भवानी सिंह और अभिमन्यु ने कुछ देर तक उनकी बातें सुनी और फिर सुरक्षा की दृष्टि से अपनी गाड़ी पर वापस जाना बेहतर समझा। उनके पास कई तीरंदाज हैं और परमवीर अकेले उनसे नहीं निपट पाएगा। भवानी सिंह ने कहा। तीरंदाज? आपका मतलब मैदान के चारों तरफ छिपे हुए लोगों से है? अभिमन्यु ने पूछा। एक बार मैं युद्ध के दौरान बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तब मैंने एक परमवीर को तीरंदाजों के एक समूह द्वारा मारे जाते देखा था। उसे धराशायी होने में ज्यादा समय नहीं लगा। तीरंदाजों का एक पूरा समूह एक बहुत बड़ी ताकतवर शक्ति है और एक साथ चारों तरफ से आती इतनी तीरों को वो नहीं झेल पाएगा। ठीक है, अब चलो वापस चलते हैं और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हालांकि ये सेना हमारे देश की है, फिर भी वे हम पे हमला कर सकते हैं। न जाने कितनी और कौन गद्दार हों। भवानी सिंह ने कहा। अभिमन्यु ने हामी भरी। सलादीन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है और देश के बाहरी साम्राज्यों ने भी उनसे हाथ मिलाया हुआ है, इसलिए उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। हालांकि हमारे और सलादीन साम्राज्य की सीमा रेखाओं के बीच हजारों मील का अंतर है। उन्हें 3 से अधिक परमवीरों और जवाबी कार्रवाई के लिए अनगिनत शूरवीरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर और बड़ी सेना पीछे से आ रही है तो हमारी सेना ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। भवानी सिंह कहते रहे। वो बहुत निराश और चिंतित दिख रहे थे। अभिमन्यु अपनी पिता की चिंता को बखूबी समझ सकता था। अभिमन्यु का साम्राज्य पिछले युद्धों से अभी तक उभर नहीं पाया था, इसलिए वो इस बार सलादीन के आक्रमण को संभालने में सक्षम नहीं होंगे, और वो भी तब जब सलादीन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी हो। अचानक उन्हें तीर चलने की और आकाश को चीरती हुई परमवीर के चीखने की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु ने चिप में थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड हुई परमवीर की ताकत को जांचने की सोची। परमवीर की शक्ति जांच। ताकत लगभग 7 से 9 है, फूर्ति 6 से 7 है, सहन शक्ति 5 से 8 है। युद्ध के दौरान गुण और अधिक बढ़ सकते हैं। जीरो ने सूचना दी। ये कैसे संभव है?
हालांकि अभिमन्यु को लगा ही था कि परमवीर की शक्ति बहुत ज्यादा होगी, पर इतनी ज्यादा होगी इसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये तो उस भालू के मुकाबले भी अधिक ताकतवर है और साथ में युद्ध कौशल भी है, जो कि भालू के पास नहीं। जीरो, मुझे मेरे आंकड़े दिखाओ, उसने पूछा। अभिमन्यु चौहान घायल, ताकत 2.1 से 2.6 के आसपास है, फुर्ती 2.7 है और सहन शक्ति 1.8 है। ये सामान्य रूप से 2 होनी चाहिए, जीरो ने सूचना दी। आखिर इतने ताकतवर शत्रु का सामना अभिमन्यु कैसे कर पाएगा? क्या वो जादुई अंगूठी उसके किसी काम आ पाएगी? अब क्या होगा आगे?